ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। रेलवे ने पुराने यमुना पुल से रेलगाड़ियों के आवागमन को आज सुबह से स्थगित किया। दिल्ली सरकार ने राहत और बचाव कार्य शुरू किए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने प्रस्तावित रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का हरियाणा के कुंडली तक विस्तार करने का फैसला किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में स्कूल बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कल से नोएडा में आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। राजधानी में यमुना के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ शुरू कर दिए हैं। इस दिशा में आज विकास मंत्री गोपाल राय ने राजघाट डीटीसी डिपो के पास बने राहत शिविर का जायजा लिया। सरकार ने लगभग 2700 केंद्र और टेंटों का इंतजाम किया है। वर्तमान में करीबन 27,000 लोगों ने इन शिविरों में रहने के लिए पंजीकरण कराया है। शिविर में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को दिल्ली के अलग अलग जिलों में बने शिविरों में स्थानांतरित किया जा रहा है। विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि उत्तरी भारत में हो रही तेज बरसात के कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह के खतरे से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। श्री राय ने कहा कि विभाग ने यमुना के निचले इलाकों में लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। रेलवे ने पुराने यमुना पुल से रेलगाड़ियों के आवागमन को आज सुबह से स्थगित कर दिया है। यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर चले जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। बाढ़ बुलेटिन के अनुसार पुराने रेलवे पुल के नीचे यमुना का जलस्तर आज तड़के 3 बजे 206.10 मिलीमीटर दर्ज किया गया। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने आज अधिकारियों को भारी वर्षा के कारण रेल परिचालन में आई बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने अधिकारियों से संरक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही न बरतते हुए रेल परिचालन को सुगम बनाए रखने को कहा। महाप्रबंधक ने आज विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ नई दिल्ली में कार्य प्रगति की समीक्षा की। उधर हरियाणा में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण यमुना, इंद्री, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर सहित कई नदियां उफान पर हैं। इस कारण आसपास के गांवों और शहरी इलाकों में पानी भर गया है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को तैनात किया गया है। हरियाणा सरकार ने स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्यों के लिए बाढ़ग्रस्त जिलों में 7 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक सचिवों के रूप में नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने मूसलाधार वर्षा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में उत्तर हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने यमुना तट पर रहने वाले गरीब लोगों को रातों रात बिना किसी तैयारी के स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को सरकार ने बुनियादी जरूरतों के अलावा पानी के टैंकर तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। लोग अपने सामान के साथ सरकार की मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोग पिछले 9 वर्ष से हो रही बेकाबू हालात और परिस्थितियों से निपटने में केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता और अक्षमता के परिणामों का सामना कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नवाचार और आधुनिक अनुसंधान तथा विकास देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रमुख वाहकों में से एक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मकता और नवाचार पर विशेष जोर देती है। राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देना इस नीति के मूल सिद्धांतों में शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में प्रमुख विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी संस्थानों ने नवाचार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के डिजिटल अवसंरचना और समावेशन के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आज पूरे विश्व में होने वाले डिजिटल
ट्रांजैक्शंस का 46% भारत में होता है। सरकार की प्रभावी पहल तथा जनता की भागीदारी से ये क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत कम समय में ही संभव कर दिखाया गया है। इस समावेशी परिवर्तन से छोटे से छोटे स्तर पर ट्रांजैक्शंस करने वाले फल और सब्जी विक्रेता और ग्राहक, ऑटो टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालक आदि सभी शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि भारत दुनिया भर में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। श्री डोभाल ने आज नई दिल्ली में इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुस्लिम विश्व लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा के साथ बैठक के बाद ये बात कही। धार्मिक नेताओं और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है। श्री डोभाल ने बताया कि भारत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके नए कानून बनाकर और अन्य देशों के साथ सहयोग सहित विभिन्न माध्यमों से आतंकवाद से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर ईसा ने कहा कि भारतीय ज्ञान ने दुनिया भर में मानवता के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। एक रिपोर्ट। 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 52.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है, जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान से अधिक है। गोल्डमैन सैक्स ने हाल की रिपोर्ट में कहा है कि बढ़ती आबादी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च पूंजी निवेश तथा श्रमिकों की बढ़ती उत्पादकता के कारण भारत की प्रगति का पूर्वानुमान लगाया गया है। देश में अधिक रोजगार सृजित करके बड़े श्रम बल को लाकर सेवाओं तथा विनिर्माण की क्षमता को बढ़ाने में निजी क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त समय है। श्रम बल की भागीदारी, प्रतिभाओं का विशाल पूल और काम करने में सक्षम आबादी कुछ ऐसे कारक हैं जो भारत को विश्व में 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा। अपराध और सुरक्षा पर 2 दिन का G20 सम्मेलन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हरियाणा के गुरुग्राम में होगा। गृह मंत्री अमित शाह 13 जुलाई को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। सम्मेलन में G20 देशों, 9 विशेष आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और दुनिया भर से 900 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मेटावर्स जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में साइबर अपराध से निपटने के उपायों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। गृह मंत्री देश के 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर स्वयंसेवी दस्तों को रवाना करेंगे। ये विशेष रूप से पहचाने गए स्वयंसेवक समाज में साइबर जागरूकता पैदा करने और समाज को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए काम करेंगे। श्री शाह एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में इंटरनेट गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के आपराधिक उपयोग पर 6 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। समापन सत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करेंगे। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति अगले वर्ष 15 से 24 जनवरी के बीच उपयुक्त तिथि को स्थापित की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने कहा कि राम मंदिर के भूतल का निर्माण इस वर्ष अक्टूबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर से संबंधित सूक्ष्म कार्य दिसंबर महीने तक पूरे कर लिए जाएंगे। प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। मंदिर की चौखट मार्बल की है, लेकिन उसके दरवाजे, किवाड़ वो लकड़ी महाराष्ट्र की है। पहले तल पर भगवान का परिवार स्थापित होगा। अभी तक की योजना में दूसरे तल पर किसी भी प्रतिमा का निर्माण नहीं है। वो केवल मंदिर को एक ऊंचाई देने के लिए किया गया। 21 लाख घन फुट ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल इस मंदिर में उपयोग हो रहा है। मंदिर का एक एक आयाम, एक एक अंग इस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसे लगभग 1000 साल तक कोई रिपेयर की आवश्यकता न पड़े। अमरनाथ यात्रा जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आज तीसरे पहर फिर शुरू हो गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से तेज वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त होने से इसे बंद कर दिया गया था। 4665 तीर्थयात्रियों का 9वां जत्था आज तीसरे पहर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से नुनवान, पहलगाम और बालतल के आधार शिविरों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया।
तीर्थयात्रियों ने यात्रा फिर से शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। और भोले के 5वीं बार दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 दिनों से मुझको चंद्रकोटी में रोके हुए थे और चंद्रकोटी से 4 दिन बाद जब यात्रा छूटी है तो बहुत जोश है। जोश और जोश के साथ हम अपने भोले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दोबारा निकल चुके हुए हैं। शासन प्रशासन ने हमको बहुत अच्छा महसूस कराया है। यहाँ पे उनका बहुत अच्छा प्रबंध था। भंडारे वालों ने बहुत खुशी खुशी सबको भंडारा खिलाया है। इसी बात से हर हर महादेव। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपने प्रस्तावित रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का हरियाणा के कुंडली तक विस्तार करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर निगम ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर इस महीने सरकार के पास भेजेगा। मेट्रो के इस चरण के प्रोजेक्ट की लंबाई 27 किलोमीटर से अधिक की होगी और इसमें 22 स्टेशन होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में स्कूल बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब नोएडा के बाल भारती स्कूल की बस दिल्ली के गाजीपुर से सीएनजी भरवाकर एक्सप्रेस वे पर मेरठ की तरफ उल्टी दिशा में से जा रही थी। उसी दौरान मेरठ की ओर से आई कार की बस में टक्कर हो गई। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने आज कुख्यात ठग कपिल देव राठी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के रहने वाला राठी उत्तराखंड राज्य के 12 आपराधिक मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में उत्तराखंड पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। वो दिल्ली के बकरवाला इलाके में छिप कर रह रहा था। आरोपी कपिल देव राठी ने उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों के साथ 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 भारत में 12 से 16 जुलाई तक नोएडा में आयोजित की जाएगी। मेजबान भारत चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय दल उतारेगा। एक रिपोर्ट। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू के बिना भी मेजबान टीम को बड़ी संख्या में पदक मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेल और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में हमेशा भारत का दबदबा रहा है। इसमें चीन और उत्तर कोरिया जैसे दिग्गज देश भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2011 के बाद से भारत ने 2013 और 2021 को छोड़कर इसमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पिछली बार भारत ने 16 पदक जीते थे, लेकिन स्वर्ण पदक कम होने के कारण कनाडा के बाद दूसरे स्थान पर रहा। इस साल भारतीय भारोत्तोलक उस कमी को पूरा करना चाहेंगे और अपने देश में खेलने का उन्हें फायदा भी मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई, युवा ओलंपिक चैंपियन जर्मनी लाल रिनुंगा, राष्ट्रमंडल पदक विजेता अंचिता शेवली, बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर अलग अलग कारणों से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। पूर्व एशियाई चैंपियन झिल्ली डाला बेहरा 45 किलो में, 2022 जूनियर विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी देवी 39 किलो में उतरेंगी। पॉपी हजारिका 59 किलो में, राष्ट्रमंडल खेल कांस्य पदक विजेता हरजिंदर कौर 71 किलो में और लवप्रीत सिंह 109 किलो में अपने रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदलना चाहेंगे। 2 बार के चैंपियन अजय सिंह की नजरें भी स्वर्ण पदक की हैट्रिक पर होगी। 73 किलो भार वर्ग में शेवली इस बार नहीं खेल रही हैं। एशियाई खेलों में भाग लेने जा रहे अजीत इस वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश में होंगे। स्पोर्ट्स कैन के लिए शशांक कुमार। राजधानी में आज भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। रेलवे ने पुराने यमुना पुल से रेलगाड़ियों के आवागमन को आज सुबह से स्थगित किया। दिल्ली सरकार ने राहत और बचाव कार्य शुरू किए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने प्रस्तावित रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का हरियाणा के कुंडली तक विस्तार करने का फैसला किया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में स्कूल बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कल से नोएडा में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।